चाहिए था, जो अब तक नहीं हो पाया। तो आरजेडी के बड़े भाई, आरजेडी को बड़ा भाई बना के कांग्रेस पीछे चल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। जब देश को आज़ादी मिली तो ये संविधान का निर्माण हुआ, संविधान का शासन स्थापित हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को न सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में भूमिका निभाई, बल्कि जो राजे राजवाड़े जमींदारों का शासन था उससे भी आज़ादी दिलाई। बिहार में बहुत सारे ऐसे सुधार वक्त के साथ होने चाहिए थी जो होना बाकी है। उस मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं, और वो मुहिम ये है कि समाज के आखिरी पंक्ति का जो इंसान है उस तक भी न्याय पहुँचे, और उसी को करना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है। अभी हमारा एआईसीसी का सेशन हुआ था, उसमें हम लोगों ने यही संकल्प लिया है कि पूरा समर्पित होकर के न्याय के पथ पर चलेंगे और लोगों के न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। बिहार के लोगों के लिए, बिहार के अंदर रहने वाले जो सभी जाति संप्रदाय के लोग हैं उनके संघर्ष के लिए हम लोग काम करेंगे। और राहुल जी बार बार कहते हैं कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, किसान, मजदूर और गरीब, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना ये कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है। संविधान को बचाना, संविधान का न्याय जो है उसको स्थापित करना ये कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है, और इसको हम लोग करेंगे। बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत का किसको लाया गया है? 26 के जो टेरर अटैक के। अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया, आप इसकी बात कर रहे हैं। कमाल है, लेकिन कमाल है, लेकिन नहीं नहीं, अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है, लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया, जिस पे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। क्या महंगाई कम हो गई है? आसमान छू रही है महंगाई। बेकारी इतनी आज तक भारत के इतिहास में नहीं थी। डिस्पैरिटीज इतना बढ़ गया है, और सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। सरकार का दावा, मतलब 80 करोड़ गरीब लोग हैं ना इस देश में। उसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय जो है सरकार जो है जिम्मेवारियों से भाग रही है, और उल्टे जनता को जब आप रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी दे नहीं रहे हैं तो इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं। देश तरक्की कैसे करेगा? देश तरक्की करेगा आपस में नफरत फैला करके। देश तरक्की करेगा एकता से, देश तरक्की करेगा एकजुटता से, देश तरक्की करेगा आखिरी पंक्ति में खड़े इंसान के पास जब शिक्षा पहुँचे, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पहुँचे, उसको रोजगार मिले, तब देश तरक्की करेगा। अपने बेटा को रोजगार मिल गया तो देश को रोजगार मिले कि नहीं मिले? सरकार इस बात का जवाब दे ना। केंद्र सरकार में 10 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली है, बिहार सरकार में 2.25 लाख पोस्ट खाली है। 3.25 लाख, अकेले 2 लाख पोस्ट तो टीचर का खाली पड़ा हुआ है। बेटा बेटी को जो है सेट करा देते हैं, उसके बाद जो है बाकी जनता का कुछ हो नहीं हो, और भटकाने के लिए दाएं बाएं, और उस पर जो है पूरा देश का सूचना तंत्र जो है उसी को मेन मुद्दा बना देता है, उसी पे चर्चा होने लगती है। क्या अभी जो है 15 दिन से बहस हो रहा है वक्फ पे। अगर सरकार सचमुच कुछ करना चाहती है तो उसके नियत में दिखेगा ना। सरकार कह रही है कि इससे जो है वक्फ बोर्ड से जमीन ले लेंगे, उसके बाद जो है हम गरीबों को देंगे। अच्छा, अपना छत पर लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, अपना छत पर, और जो है आप जो है गरीबों को जो है जमीन दे देंगे। इससे पहले जो है इसी तरह से मूर्ख बनाने का कार्यक्रम बनाया सीएए के दौरान। उससे पहले जो है कितना लोग कश्मीर में ज़मीन खरीद लीजिए, एक आदमी हाथ उठाइए तो एक आदमी बताइए डल लेक के सामने आप ज़मीन खरीद लिए, राजनीति आज ही छोड़ेंगे, आज राजनीति छोड़ देंगे। ये कोई मने धंधा थोड़ी है, शौक से थोड़ी जो है पैदल घूम रहे हैं बिहार में। हर बार जो है भावनात्मक तरीके से लोगों को भड़का करके, इंसान को आपस में लड़ा करके मुद्दा गायब कर देना है। बढ़िया अपना बेटा सेठ है, क्रिकेट खेला था, यूपीएससी का एग्जाम दिया था कि उसको बना दिया बीसीसीआई का सेक्रेटरी। परिवारवाद, परिवारवाद क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं जब परिवारवाद पे जो है बकवास करता है तो? कितना जो है अपना बेटा बेटी को सेट कराए हुए है। एक मुद्दा पे बीजेपी जो है एक मुद्दा पे भी जवाब देने के लायक नहीं है। भ्रष्टाचार पे
भ्रष्टाचार पे जिस पे आरोप लगाता है वही भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाए, भ्रष्टाचार पे मुंह बंद। परिवारवाद पे अपना बेटा बेटी सेट हो गया, परिवारवाद पे मुंह बंद। आतंकवाद पे क्या किया है बीजेपी ने? आतंकवाद पे मुझे बताइए तो क्या किया है? सब कुछ को जो है एक भावनात्मक मुद्दा बना करके, इंसान को आपस में लड़ा करके, देश का जो है ध्यान भटका करके देश की संपत्ति लूटी जा रही है। मेरा सिंपल सवाल है, इकॉनमी अगर 5 ट्रिलियन की हो गई, 5 ट्रिलियन की, तो कौन 80 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो अनाज लेकर के जी रहे हैं? और बिहार की हालत आप देख लीजिए, आंकड़े उठा करके देख लीजिए, इससे ज़्यादा दुखदाई कुछ होगा? एक डॉक्टर का एक्सीडेंट हुआ है, अपने ही अस्पताल में उसको बेड नहीं मिला है और प्राइवेट अस्पताल में उसकी मौत हो गई है, इससे बड़ा कुछ प्रमाण चाहिए क्या? ये आज हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम तो इसके लिए भी तैयार हैं कि दलगत भावनाओं से भी उठकर, जब देश की बात है, प्रदेश की बात है, तो सबको एकजुट होकर के बुनियादी सवालों पे काम करना चाहिए। और निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ करके निवेदन है, देखिए ये जो रोज भोरे भोर हेडलाइन सेट किया जाता है ना, एक बार इनका योजना जो है ना आप लोग फेल कर दीजिए। एक दिन फेल कर दीजिएगा ना, 5 साल तक इनको हिम्मत नहीं होगा हेडलाइन मैनेजमेंट करने का। लोग मौजूद हैं, वो अपनी बात रखेंगे। हम लोगों को तो अवसर मिलता है मीडिया के साथियों से बात करने का, लेकिन साथियों ने कहा कि नहीं आ जाइए, थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि देरी के बावजूद आपने इंतज़ार किया, और जो आपको तकलीफ़ हुई उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। दूसरा, आज जो है जयंत तीर्थंकर भगवान महावीर जी की जयंती है, और ये बड़े सौभाग्य की बात है बिहार के हर निवासी के लिए, चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, या जो है बुद्धिज़्म की बात करें। तमाम महान लोग जो हैं उनकी जन्मभूमि रही है ये, और इस यात्रा के माध्यम से ही आज सौभाग्य प्राप्त हुआ पटना साहिब में मत्था टेकने का, और वहाँ से आने में ही जो है भयंकर जो जाम थी, हालांकि ये बन गया है, क्या नाम है उसका? हाँ, पूरे देश में मरीन ड्राइव भी बन रहा है, कोई दूसरा भी नाम रखा जा सकता है, कुछ नाम होगा इसका। अच्छा, जेपी गंगापथ बोला कीजिए ना, मरीन ड्राइव क्यों बोलते? जेपी गंगापथ से आ रहे थे, वो बन गया है, लेकिन माल सलामी की हालत और पटना सिटी में ट्रैफिक की हालत, गुलजारबाग में ट्रैफिक की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसा दशकों पहले हुआ करता था। इस वजह से देरी हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। सीधे मुद्दे पे आपसे 2 बात कहनी है। एक तो आज हमारी यात्रा का 26वां दिन है। कल यात्रा करते हुए, पदयात्रा करते हुए हम लोग जो है बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यात्रा की शक्ल में जाएंगे और उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। और मिलने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि पटना में आज बीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली एक स्टूडेंट हैं, और फुटकर जो दुकानदार हैं उनके प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। वैसे ही हर ज़िले में यात्रा ने अपनी प्रेस वार्ता की, और उस ज़िले की जो स्थानीय समस्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मुद्दों को लोगों ने उठाया। मखान जहाँ पे होता है वहाँ के किसानों ने मखान से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया। जहाँ गन्ना होता है, चीनी मिल है, चीनी मिल के मज़दूरों ने अपनी बात रखी। ऑटो चालक संघ के जो है ड्राइवरों ने अपनी बात रखी। विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, सब लोगों ने अपनी बात रखी है। इस आधार पे हम लोग एक मांग पत्र तैयार करके यात्रा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल करके ये देने का कोशिश करेंगे। हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मांग पत्र लेंगे, लेकिन लोकतंत्र में संविधान हमको ये अधिकार देता है कि जो जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाई जाए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, और सरकार जो है उन आवाज़ों को सुने और उस पर जो है कोई कार्रवाई, कोई एक्शन जो है सरकार के द्वारा किया जाए। ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रेसिडेंस है, लेकिन होने की उम्मीद बहुत कम है। हम कोशिश करेंगे। दूसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आप सबसे कहना चाहते हैं, कई बार हमारे भी कई साथी कहते हैं, हम लोग से भी मुंह से निकल जाता है, ये यात्रा मूल रूप से बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है। इसको भितिहरवा से 16 मार्च को जब शुरू किया गया तो यह विद्यार्थियों और नौजवानों की यात्रा थी। धीरे धीरे बिहार के आम लोगों की भावना इस यात्रा से जुड़ती चली गई, और जिधर से यात्रा गुजरी है, अभी हम विभिन्न जिलों से होते हुए पटना आए हैं, तो हमको लगता है कि यह यात्रा एक सत्याग्रह, एक संघर्ष का रूप ले चुकी है। इसका कोई समापन करने की आवश्यकता नहीं है। जब लोगों की आवाज़
आप लोगों के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुंच रही है, तो इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को और ज़्यादा गतिमान करने की ज़रूरत है और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसा मत समझिएगा कि कल यात्रा का समापन है, ये संघर्ष की शुरुआत है। ये बिहार की सबसे जो ज़रूरी मुद्दे हैं बिहार के, उसका आगाज़ है। चुनाव होंगे, राजनीति होती रहेगी, कोई ना कोई चुने जाएंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी। कोशिश ये है कि बिहार, दुनिया में जो नए अवसर पैदा हुए हैं उसमें बिहार का स्थान क्या होगा। नई तकनीक आई है, मोटर बन रहा है, ड्रोन बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हो गया है, एआई आ गया है, और हमको लगता है कि इस एआई के दौर में ईआई की बहुत ज़रूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरत है, इक्विटेबल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बिहार में घूम रहे हैं, कई साथी आक्रोश में थे, ज़रूरी नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी की वजह से आपको गुस्सा आ रहा हो। बिहार में ज़िंदगी जीना इतना चुनौतीपूर्ण है, इतनी जद्दोजहद है कि स्वाभाविक रूप से हम लोग उद्वेलित रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, जबकि ये ज्ञान की भूमि है। चाहे आप बुद्धिज़्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, सिखिज़्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, बार बार कहा गया कि लोभ, मोह, काम, क्रोध ये मनुष्य के जो है दुश्मन हैं। लेकिन बिहार में ज़िंदगी जीना इतना कठिन है कि सड़क पे चलता हुआ हर इंसान गुस्से में दिखाई देता है, निराश है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। इसीलिए हर चीज़ को वो देखता ज़रूर है। इस यात्रा से भी जब हम लोग अलग अलग ज़िले से गुजर रहे थे, लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर के यात्रा को देख रहे थे। उनके अंदर एक क्यूरोसिटी थी, लेकिन साथ ही साथ जो है ना, नाउम्मीदी भी थी। और ये सच मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। लड़ते लड़ते लोग थक जाते हैं और हालत इतना दर्दनाक है कि अभी पटना की एक घटना है, आप सोचिएगा कितनी भावुक बात है। एक डॉक्टर एक्सीडेंट होता है, खुद डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, अपने ही अस्पताल में जहाँ वो पढ़ रहा है उसको बेड नहीं मिलता है, और प्राइवेट अस्पताल में जो है उसकी मौत हो जाती है। इससे ज़्यादा और कोई प्रमाण चाहिए क्या? क्या हालत है हमारे प्रदेश की? और कोई रिपोर्ट चाहिए क्या? अगर रिपोर्ट चाहिए तो कैग का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, क्या कहा गया है स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत यह है कि आप बीमार हैं और सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आप ठीक नहीं होंगे, आप और बीमार हो जाएंगे। ये सच है, और ये सच हम सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। बेकारी की बात करेंगे, शहरी क्षेत्र में 30% से ज़्यादा बेकारी है बिहार में, और ग्रामीण क्षेत्र में 9% बेकारी है। लगभग डबल हो गया है पिछले एक दशक में। देश का जो बेकारी दर है, उस बेकारी दर से बिहार का बेकारी दर ज़्यादा हो चुका है। किसान आत्महत्या की हालत, बिहार में किसान आत्महत्या नहीं करते थे। जवान हालत की आत्महत्या की हालत, और लोगों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, आप देखिए कि पटना में स्टूडेंट किन परिस्थितियों में रह करके पढ़ाई कर रहा है, और नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि पढ़ते जा रहे हैं, मालूम नहीं है कि ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये एग्ज़ाम का पेपर लीक तो नहीं हो गया है। कोई भी, आज बनी है यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी 1907 में बन गई थी। पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल, तमाम यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं। यूनिवर्सिटी की हालत क्या है? सेशन टाइम पे नहीं है। तो जब पढ़ाई नहीं मिलेगी, इलाज नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, आप अपराध की घटनाओं को उठा करके देख लीजिए। आम लोग का कौन पूछता है? एमएलए, मंत्री, नेता, उनके परिवार वालों की हत्याएं हो रही हैं। खुद बताइए ना कि सुशासन के इस दावे में कितनी सच्चाई है। नेताओं के परिवार वालों की हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, और कहा कि शराबबंदी करके जो है नशा बंद करा दिए। विभिन्न जिलों से घूमते हुए जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में देखने को मिला, जिसको लेकर के माँ बाप बहुत परेशान हैं, कि बिहार में नया तरह का सूखा नशा चल रहा है। पहले लोग कहते थे कि बिहार के लोग जो है खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये भी जो है अंग्रेजों के साथ आया था। अब जो नए अंग्रेज आए हैं, वो मुंद्रा एयरपोर्ट से जो ड्रग्स चलता है वो अब बिहार के गांव-गांव में पहुंच रहा है। हालत ये है कि थोड़ा सा अगर घर खुला छोड़ दे तो मोटर खोल करके बेच देगा। गटर का ढक्कन जो है उसको तोड़ करके जो है उसका लोहा बेच दे रहा है। तो आप बताइए, ड्रग्स, नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, और दावे क्या हैं?
सरकार ने सर्वे कराया, कास्ट सर्वे कराया, उस कास्ट सर्वे में कह रहे हैं कि 60% लोग भी ग्रेजुएट नहीं है बिहार में। क्या हालत कर दिया है, दलित की हालत खराब, पिछड़ों की हालत खराब, अति पिछड़ों की हालत खराब, गरीबों की हालत खराब, किसानों की हालत खराब, मजदूरों की हालत खराब, स्कूल का हालत खराब, अस्पताल का हालत खराब। तो पलायन नहीं करेगा लोग तो क्या करेगा? इसीलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग बिहार में चल रहे हैं और मीडिया के साथियों ने बहुत सहयोग किया है। हमें उम्मीद है कि बिहार की राजनीति के विमर्श के केंद्र में पलायन एक बहुत गंभीर सवाल बनकर के उभरेगा और पलायन के जो कारण हैं उन कारणों के निदान से ही पलायन रुकेगा और दुनिया में जो नया अवसर पैदा हुआ है बिहार उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल पाएगा और एक बेहतर बिहार का निर्माण हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद से हम ये यात्रा कर रहे हैं। कल पटना शहर में पदयात्रा होगी और हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे और कल हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और जो है विभिन्न पदों पर जिम्मेवारियां निभाने वाले सचिन पायलट जी भी जो है उस यात्रा के लिए आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को सहयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग, यूथ विंग इस यात्रा को सहयोग कर रहा है। लेकिन ये यात्रा बिहार के आम लोगों की यात्रा है, ये बिहार को बदलने की यात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी पदयात्रा में क्या डिफरेंस होगा? देखिए, पदयात्रा तो इस देश में होते रहती है। पदयात्रा जो है हमारी धर्म में, संस्कृति में रचा बसा है। इससे पहले हमने भी जो है एक जनगण मन यात्रा की थी, तब भी जो हम पलायन की बात कर रहे थे। किसका मुद्दा है, कौन पहले उठाया, ये ज़रूरी नहीं है। क्रेडिट तो तब लेंगे ना जब इसका निदान हो जाए। हम कहते हैं कि इसको सब उठाए, बीजेपी भी उठाए, जेडीयू भी उठाए, आरजेडी भी उठाए, प्रशांत जी भी उठाएं, चिराग पासवान जी भी उठाएं, मांझी जी भी उठाएं, कांग्रेस पार्टी भी उठाए, बिहार का हर राजनीतिक व्यक्ति और हर राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि ये सामूहिक प्रयास से, सामूहिक पराक्रम से जो है इसकी सिद्धि संभव है। इसमें कोई तेरा मेरा कोई क्रेडिट लेने का बात नहीं है। कोई आईपीएल मैच थोड़ी हो रहा है कि हम जीत जाएंगे, हमको ट्रॉफी मिल जाएगा। जो भी उठाएं बहुत अच्छी बात है और मेरी शुभकामनाएं हैं जो भी इस विषय पे काम कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी उठा रहे हैं, चिराग जी उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं, बीजेपी के लोग उठा रहे हैं, जेडीयू के लोग उठा रहे हैं, कोई भी लोग उठाएं, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं वो पलायन के दंश से झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, ये सच है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार से बिहार के लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। तो कोई भी मुद्दा उठा रहे हो, ये मुद्दा जो है ज़रूरी है और सब लोग मिल करके उठाएं और जो भी इस लड़ाई में साथ हैं सबका स्वागत है। एक मंदिर में गए और उस मंदिर को बाद में धोया गया। नहीं, मंदिर को नहीं, ये बातें चल रही नहीं, गलत बात, ये तथ्य ठीक नहीं है। देखिए, परशुराम के वंशज नहीं, ये तथ्य ठीक नहीं है। मंदिर नहीं धोया गया, ये तथ्य ठीक नहीं है। हम मंदिर भी जाते हैं, अभी गुरुद्वारे से आ रहे हैं आपके बीच में, मजार पर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं। इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, उनका जाति और धर्म कुछ भी हो, किसी भी इंसान के साथ कोई भी अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी उसके लिए संघर्ष करेगी और हम सभी धर्म को बराबर सम्मान करते हैं। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अब पलायन पे आते हैं ना। कन्हैया जी राहुल गांधी यात्रा में आए थे। राहुल गांधी ने यहीं पर कहा था कि जो कांग्रेस को बिहार में काम हुई है, लेकिन इसका कारण ये था कि हमारे बड़े नेता लाल बाबूलाल जी का देहावसान हो गया था और हम लोग सब बाहर थे, सीधे यहीं आ गया, तो उसका मुझे खेद है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि कल हमारा पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो कन्हैया जी के नेतृत्व में चल करके पटना आ रही है, जो कि 26वां दिन होगा, और उसी के संदर्भ में आज फिर हम लोगों को
पदयात्रा का शुभारंभ होगा, उसके पहले मैं अपना माइक कन्हैया जी को सौंपूं, उसके पहले मैं 2 बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार की सरकार ना रोजगार की बात करती, ना लोगों के आर्थिक मदद करने की बात करती, और आखिर विपक्ष करे तो क्या करे, विपक्ष की बात भी नहीं सुनती। तो जब विपक्ष की बात लोकतांत्रिक तरीका से सुनाने का अधिकार लोकतंत्र में संविधान ने दिया है, आप लोकतांत्रिक तरीका से आंदोलन करें, मांग करें तो लाठी बरसाएगी और पीट पीट कर जो है खदेड़ देगी। तो आखिर हमारा अंत में विपक्ष के नाते करें क्या? तो उसमें विपक्ष का एक भूमिका है कि हम रोड पर आए और सदन में जो है इसका आवाज उठाएं। मीडिया के सामने भी हम लोग इसलिए रूबरू होते हैं कि आपके माध्यम से भी जनहित के मुद्दे आए, और आप लोग हमेशा यहाँ आते हैं, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी एनडीए सरकार जो अभी चल रही है बिहार में, पता नहीं कौन चला रहा है, हम लोग को अब तक समझ में नहीं आ रहा। यदि जो आप लोग को समझ में आएगा कि बिहार के सत्ता कौन चला रहा, तो जरा हम लोग को भी और कन्हैया जी को भी बता देंगे कि आखिर वो कौन चला रहा है और किससे हमें बात करना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं कन्हैया जी का मैं बड़े ही आदर सम्मान के साथ मैं अपना माइक सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।